हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान। जो जैव प्रक्रम है उससे क्वेश्चन उठाया गया है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अंतर पूछेगा जरूर कि इसका अंतर मतलब कि इससे क्या होता है। तो देखिए, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, तो देखते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो देखिए, वायवीय श्वसन, ठीक है, वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन उपभोक्त हो जाता है। ठीक है, उपभोक्त हो जाता है, इतना पता चल गया। अवायवीय श्वसन देखते हैं। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, और वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। एक तो ये दिखा दिए। अब दूसरा देखते हैं। वायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। ठीक है, वायवीय श्वसन में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। और अवायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ठीक है, उल्टा बस लिखना होता है, जैसे कि इसमें अगर विखंडन होगा तो उसमें विखंडन नहीं होगा। ठीक है, इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। और इसमें देखते हैं, इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। और देखते हैं इसमें 4 नंबर, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। किस में उत्पन्न होती है? तो वायवीय श्वसन में। ठीक है, वायवीय श्वसन में हम लोगों का ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और देखते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक है, और देखते हैं यह केवल साइटोप्लाज्मा में होता है। इसमें 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। और देखते हैं इसमें केवल 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। इतना पता चल गया। यानी कि हम लोग देखते हैं वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। इतना तो देख लिए कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। वायवीय श्वसन में CO2 गैस अंतिम उत्पाद होता है और इसमें इथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। और देखिए, लैक्टिक अम्ल इसी के कारण हम लोग अवायवीय श्वसन होगा तो उसमें दर्द हम लोगों को महसूस होता है। ठीक है, इतना पता चल गया। और देखते हैं सजीव तथा निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग पहले जानते थे कि जिसमें जान रहेगी उसे हम लोग सजीव कहते थे, और जिसमें जान नहीं रहेगी उसमें निर्जीव कहते थे। तो देखिए, सजीव और निर्जीव में अंतर देखते हैं। तो सजीव का शारीरिक आकार बदलता रहता है। ठीक है, जो सजीव होते हैं उसका जो शरीर का आकार बदलता रहता है। और निर्जीव में देखते हैं, निर्जीव के आकार को में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर निर्जीव यानी कि कोई लकड़ी ले लेते हैं, जैसे कि मेज अगर बना दिए, तो क्या उसका आकार परिवर्तन होता रहेगा हमेशा? नहीं। ठीक है, अब देखते हैं सजीवों में प्रजनन क्षमता होती है। जो सजीव होते हैं प्रजनन उसमें क्षमता होती है। ठीक है, प्रजनन करने की क्षमता होती है, लेकिन निर्जीव में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। प्रजनन की क्षमता नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? निर्जीव में। सजीवों को भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो सजीव होते हैं उन्हें भोजन भी चाहिए और ऑक्सीजन की भी अवस्था होती है। निर्जीवों में भोजन का ऑक्सीजन आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, भोजन का भी नहीं होगा और ऑक्सीजन का भी नहीं होगा। सजीव कोशिका से बने होते हैं। जो सजीव होते हैं कोशिका से बने होते हैं, निर्जीव कोशिका से नहीं बने होते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर 4 नंबर में पूछ रहा है तो 4 उदाहरण दे देंगे। इतना तो पता चल गया। और लिख सकते हैं सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं और निर्जीव नहीं चल सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और देखते हैं रुधिर और लसिका में अंतर पूछा है। रुधिर और लसिका में अंतर यानी रुधिर ब्लड, लसिका। ठीक है, देखते हैं यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, संयोजी उत्तक है। यह क्या है? संयोजी उत्तक है। कौन है? गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, रुधिर। अब देखते हैं लसिका, यह रंगहीन तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, यह क्या है? रंगहीन तरल संयोजी उत्तक है।
आप लोगों को पहला जैसे कि अंतर पता चल गया कि यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। लसिका में क्या होता है कि लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं, रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है और लसिका में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। मतलब कि लसिका में प्रोटीन पाई जाती है बट कम मात्रा में पाई जाती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ कम मात्रा में होता है। लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वर्ज्य पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना पता चल गया। इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। आइए देखते हैं, यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होने के अतिरिक्त ऊतकों में भी ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है। इतना पता चल गया आप लोगों को कि रुधिर और लसिका में क्या क्या अंतर है। अब देखते हैं, ध्वनि और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। पल्मोनरी शिरा किस प्रकार का रक्त बहाता है, ठीक है, बनाता है। अब देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है। धमनी और शिरा में हम लोग अंतर देखेंगे। धमनी और शिरा, तो देखिए हम लोग अंतर लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे, एक कॉलम बना लेंगे, उसमें लिख देंगे। इनमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। किस में बहता है? तो धमनी में, ठीक है। धमनी में इनमें रुधिर हृदय से अंगों ओर बहता है। और देखते हैं शिरा में, इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है, उल्टा, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं, हृदय की धड़कनों के कारण इसमें रुधिर रुक रुक कर तथा अधिक दबाव के साथ बहता है। शिराओं में रुधिर के बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है, ठीक है, मतलब कि एक समान रहती है। देखते हैं, इनकी दीवारों अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती है। इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती है। किसकी? शिरा की। अब देखते हैं, इनकी गुहा संक्रिय होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है, ठीक है, यानी पतली और इसकी चौड़ी। अब देखते हैं, ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती है और ये खाली होने पर पिचक जाती है। इतना पता चल गया। अब देखते हैं, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है और पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी शिराओं में अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है, ठीक है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इनमें कपाट नहीं होते हैं। किसमें? धमनी में। और देखते हैं, इनमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं जो रुधिर का उल्टा दिशा में बहने को रोकते हैं कि उल्टा दिशा में न बहे। इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। और देखते हैं, ये गहरे लाल या नीले बैंगनी रंग की होती हैं, ठीक है। ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती हैं। ये प्रायः त्वचा से समीप स्थित होती हैं, ठीक है। इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।